सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आप सब आज 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रबंध एक परिचय नामक टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन क्लास देखेंगे। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथर, आप सबके साथ आज चर्चा करने वाला हूं प्रबंध विषय के ऊपर, प्रबंध टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले कि आज हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम सीखेंगे, प्रबंध के अर्थ को जानेंगे और उसकी परिभाषा को भी समझेंगे। साथ ही साथ हम प्रबंध की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्रबंध के उद्देश्य एवं उसके महत्व के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है और उसका महत्व क्यों है। और अपनी क्लास का हम समापन करेंगे प्रबंध की प्रकृति के ऊपर चर्चा करके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रबंध का अर्थ क्या है। तो हमेशा की तरह हम परिभाषा पहले पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले टेलर महोदय क्या कह रहे हैं, FW टेलर, जिनके हमने दोनों थ्योरीज हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले दोनों चैप्टर में फिर से रिवाइज हो जाएंगी वो वाली। क्या कहते हैं प्रबंध महोदय? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना कि वह इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययी पूर्ण रूप से कर रहा है या नहीं। मतलब एक तरह से इस डेफिनेशन से एक बड़ा साधारण सा, एक बड़ा आसान सा एक अर्थ हम निकाल सकते हैं कि प्रबंध किसी से कार्य करवाने की कला है। कार्य करना, अच्छा कार्य करना एक अलग चीज है और अच्छा कार्य करवाना एक अलग चीज है। तो हम प्रबंध के अर्थ को ले सकते हैं कि अच्छे प्रकार से, सर्वोत्तम ढंग से और मितव्ययपूर्ण मतलब सस्ती विधि, कोई ऐसी नहीं कि महंगे इंस्ट्रूमेंट या महंगी तरीके या ज्यादा समय लेकर किसी कार्य को किया जा रहा है। कम कार्य, कम लागत में सर्वोत्तम कार्य करवाना जो है वो प्रबंध कहलाएगा। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अर्थ और जो खुल जाएगा। हैरोल्ड महोदय क्या कह रहे हैं? प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। तो अकेले करने वाली तो बात नहीं हो रही, यहां तो संगठित समूहों की बात हो रही है और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना या फिर उनके साथ लगना, साथ में कार्य में लग जाना और उनसे कार्य करवा लेना, इसकी कला जो है वो प्रबंध कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो हमने क्या अर्थ निकाल लेते हैं प्रबंध का। विभिन्न और विद्वानों की भी अगर हम बात करें या इन दोनों विद्वानों की हम बात करें, प्रबंध को इसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को अन्य लोगों से काम करवाने की कला के रूप में परिभाषित किया है, तो कुछ ने क्रियात्मक रूप को अधिक महत्व दिया है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंध का संबंध निर्णय लेने से है, तो कुछ कह रहे हैं कि उत्पादकता या कुशलता को प्रबंध का आधार मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, इसमें कार्य, मिलकर कार्य करना और करवाने की कला को कहा है। साथ ही ये चेक भी करना है कि वो सर्वोत्तम तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई ज्यादा लागत तो उसमें नहीं लग रही है। ठीक है, तो प्रबंध वह प्रक्रिया हो गई जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। ये सभी के सभी हम टॉपिक चैप्टर जो हैं वो आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी को मिलाकर जो है वो एक प्रबंध बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं, थोड़ा सा मीनिंग और खुलकर क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो सामूहिक क्रिया। तो प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार प्रबंधकीय क्रियाओं को संपन्न करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि यह तो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। अर्थात जब हम प्रबंध शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ, इसका अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से होता है जो प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त हैं।
संस्था में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं। सभी के मिलजुल कर कार्य करने पर ही जो है वो काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरण लेकर हम समझने का प्रयास करें तो एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विपणन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रबंधक जो है वो कंपनी लगाती है। सभी की भागीदारी होती है, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये सामूहिक प्रयत्न जो है वो हम कहेंगे कि किसी भी कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उद्देश्य प्रधान। प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाती है। प्रबंध एक ऐसा माध्यम शक्ति है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सफल बना देता है। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है और योजनाएं बनाता है। वह अधीनस्थों की कार्य प्रगति पर लगातार नजर रखता है और उनका मार्गदर्शन भी करता रहता है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पृथक अस्तित्व। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण यह संभव नहीं है कि प्रबंध क्रिया को स्वामी स्वयं ही संपन्न कर सके। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि किसी व्यावसायिक संस्था में स्वामी हम किसको बोलते हैं? जो पूंजी लगाता है, जो व्यवसाय शुरू करता है, तथा प्रबंधक अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी व्यवसाय में यह संभव नहीं है कि कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारियों या उनके प्रतिनिधि अर्थात संचालक कंपनी का प्रबंध कुशलतापूर्वक कर सकें। कंपनी प्रबंध के लिए विशेष योग्यता वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम प्रबंधक कहते हैं। तो पृथक अस्तित्व होता है। फिर अदृश्य शक्ति। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता। केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन के आधार पर ही इसकी अनुभूति की जा सकती है। यदि कोई संस्था उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है तो समझा जाएगा कि प्रबंध अच्छा है। इसके विपरीत यदि कोई संस्था अवंती की ओर जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, तो कहा जाएगा कि प्रबंध की असफलता का संकेत इसमें मिल रहा है। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, हमारी अगली विशेषता आ जाती है प्रक्रिया। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने वाले प्रबंध विशेषज्ञों में आ जाते हैं हमारे हेमन आ जाते हैं, टेरी आ जाते हैं। ये कुछ प्रमुख हैं। इन विद्वानों द्वारा प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्ति या निर्देशन, नियंत्रण इत्यादि सम्मिलित होते हैं तथा इनका निष्पादन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करने की एक निश्चित प्रणाली होना। ठीक है। प्रबंध के संबंध में ऐसा स्पष्ट भी होता है क्योंकि हर प्रबंधक को, चाहे वह किसी भी संस्था का हो और किसी भी स्तर का प्रबंधक क्यों ना हो, वे कार्य इसी क्रम में करने ही पड़ते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा। प्रबंध योग्यता का जन्मजात होना एवं अर्जित हो जाना दोनों अलग अलग पहलू। परंपरागत प्रबंध विचारधारा, जिसको ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कंसेप्ट कहते हैं, के अनुसार प्रबंध क्षमता का गुण मनुष्य में जन्म से ही पैदा होता है, अर्थात प्रबंधक बनाए नहीं जाते अपितु जन्म लेते हैं। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही परंपरागत एवं पैतृक उद्योग धंधों का विकास हुआ। परंपरागत विचारधारा का खंडन करते हुए आधुनिक प्रबंध विचारधारा के अनुसार प्रबंध योग्यता को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी उसके विपरीत हो गई। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में जन्म से प्रबंध योग्यता के गुण नहीं है तो उसे इस बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इस विषय में शिक्षा देने वाली संस्थाओं की कमी नहीं रही है, जिसको MBA हम कहते हैं, BBA हम कहते हैं, जिसमें प्रबंधक क्रियाएं सिखाई जाती हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सार्वभौमिक क्रिया।
अनेक प्रबंध विशेषज्ञों ने इसे सार्वभौमिक क्रिया बताया है। यह विचार प्रस्तुत करने वाले हेमन, हेनरी फ्योल, टेरी, टेलर इत्यादि प्रमुख हैं। मैंने ये वैज्ञानिकों के नाम, विद्वानों के नाम लिए हैं जिन्होंने मैनेजमेंट थ्योरीज वगैरह दी हैं। सार्वभौमिकता से अभिप्राय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों, चाहे वो व्यावसायिक हो और चाहे गैर व्यावसायिक हो, इनमें समान रूप से लागू होती है। और प्रबंध में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, जैसे कि शिक्षण संस्थान हो गए, कार्यालय, सरकारी कार्यालय हो गए, खेल के मैदान हो गए इत्यादि, क्लब हो गए, सामाजिक संस्थान, तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सभी संस्थाओं में प्रबंध प्रक्रिया एक ही प्रकार से संचालित होती है। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है दर्शनग्राही ज्ञान। वस्तुतः प्रबंध एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान ही है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रबंध एक विशेष शास्त्र अथवा विषय के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन यह अनेक दूसरे शास्त्रों का ऋणी है जिनसे इसे ज्ञान और धारणाओं का इसमें आई हैं या इसने ग्रहण किया। प्रबंध शास्त्र को विकसित करने के लिए जिन दूसरे शास्त्रों का सहारा लिया गया उसमें आ जाते हैं हमारे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, ये कुछ प्रमुख हैं। तो दर्शनग्राही ज्ञान जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो इस प्रकार के दूसरे शास्त्रों से जो है वो लिया है। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध प्राणियों से हो। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र इत्यादि सामाजिक विज्ञानों की तरह प्रबंध भी एक सामाजिक ज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य से होता है, जो संवेदनशील होता है, विवेकशील होता है, गतिशील होता है, तथा इसको निर्जीव पदार्थों की तरह पूर्णतः नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान भी कहा। फिर एक प्रणाली है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली अथवा तंत्र के रूप में मानते हैं। यह प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली या तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम प्रबंध के समग्र अथवा कुल ज्ञान की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां समग्र ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? प्रबंध में किसी एक पहलू के स्थान पर सभी पहलुओं पर एक साथ विचार विमर्श करना। जैसे जिस प्रकार डॉक्टर रोगी की चिकित्सा करते समय उसके संपूर्ण शारीरिक संरचना को ध्यान में रखता है, अर्थात उसके शरीर का एक साथ अध्ययन करके ही उसे दवाई देता है, ठीक उसी प्रकार पद्धति विचारधारा में प्रबंधक भी निर्णय लेते समय संस्था के सभी विभागों, उपविभागों, कर्मचारियों इत्यादि को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लेता है, इसलिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। फिर गतिशीलता। प्रबंध व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो कि गतिशील है। सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्यों से है जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है। प्रबंध में सिद्धांत और वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं जिसमें एक संस्था कार्यरत होती है। वातावरण में लगातार परिवर्तन होने के कारण अनेक पुराने सिद्धांतों का स्थान नए सिद्धांत ले चुके हैं। अभी तक सामाजिक, तकनीकी, राजनैतिक व औद्योगिक वातावरणों में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार नए सिद्धांतों की खोज जारी है और किसी सिद्धांत को अंतिम नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब कुछ भी ऐसा स्थायी नहीं है, लगातार जो है वो अनुसंधान चलते रहते हैं। फिर आ जाता है सामाजिक उत्तरदायित्व। आज प्रबंध को सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाने लगा है। प्रबंधक सदैव संस्था के हित में ही निर्णय लेता है, लेकिन यदि किसी निर्णय से संस्था का हित होता हो और समाज का अहित होता हो तो ऐसे निर्णय से न केवल उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा बल्कि उसका पतन भी स्वाभाविक है। या दूसरे शब्दों में हम समझे इसको, प्रबंधक के किसी भी ऐसे निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो एक पक्षीय हो। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि यदि एक उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा किसी रिहायशी इलाके में कारखाना लगाने का निर्णय ले लिया जाए जिससे वातावरण दूषित होने की संभावना है
जिससे कि कहें तो धुआं निकलेगा, उसमें से शोर होगा, तो इस प्रकार से दूषित होगा वातावरण, तो लोग इस तरह की संस्था और उसके प्रबंधक के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, यह एक पेशा है। आज प्रबंध की ख्याति एक पेशे के रूप में है। प्राचीन विचारधारा की प्रबंधक योग्यता जन्म से ही मनुष्य में होती है और प्राय समाप्त हो गई है। वर्तमान में प्रबंध शास्त्र में हो रही तीव्र प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रबंधक जन्म नहीं लेते, अपितु प्रशिक्षण देकर अच्छे प्रबंधक बनाए जाते हैं। इसी धारणा के फलस्वरूप प्रबंध को पेशे के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। विश्व के अनेक विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान इत्यादि में प्रबंध को एक स्वतंत्र पेशे के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर अगला आ जाता है कला और विज्ञान। प्रबंध की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कला का अभिप्राय किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की एक पद्धति है। इस संदर्भ में प्रबंध को कला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया में प्रबंधक को मानव समूह के साथ कार्य करना होता है और एक कुशल प्रबंधक हर कार्य को व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से करने का प्रयास करता है। जैसे मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना। दूसरी ओर प्रबंध को विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि विज्ञान की ही भांति इसके भी निश्चित सिद्धांत और नियम होते हैं जो प्राय सामान्य रूप से लागू होते हैं। जैसे कि कार्य विभाजन विशिष्टीकरण का सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस सिद्धांत का अभिप्राय क्या होता है कि यदि कार्य के विभाजन योग्यता और रुचि के अनुसार किए जाएं तो व्यक्ति को बार बार एक ही कार्य सौंपने से उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं थी, इनसे थोड़ा सा और हमारा अर्थ जो है वो क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रबंध के उद्देश्यों की। तो प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं? इसका अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अग्रसर होती हैं। मतलब हम शुरू में कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले एक उद्देश्य निश्चित कर लेते हैं और हम सभी हर एक जो हम क्रिया करते हैं वो उद्देश्य की ओर बढ़ती हुई होती है हमारी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संगठनात्मक उद्देश्य के ऊपर। तो हमारे पास 3 प्रकार के उद्देश्य के रूप में हमने प्रबंध को डिवाइड किया है, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो सबसे पहले हम संगठनात्मक उद्देश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्ष कौन कौन से आ गए? व्यवसाय चलाने वाला यानी कि स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं। ये हैं जैसे कि जीवित रहना, लाभ एवं विकास इत्यादि। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, अतः प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। फिर साथ ही साथ व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने और व्यवसायिक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने में लाभ की भूमिका अहम होती है। अतः प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रबंध पर्याप्त लाभ भी प्राप्त करे। फिर हर व्यवसाय चाहता है कि वह विकास करे, मतलब अपने कार्य को और ज्यादा बढ़ाए। प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी निवेश आदि द्वारा मापा जा सकता है। यदि इन सभी में वृद्धि हो रही है तो कहा जाएगा कि जो व्यवसाय है हमारा वो विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य था। अब बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की। एक संगठन समाज में स्थापित होता है, ये हम जानते हैं। समाज में उपलब्ध किए गए संस्थानों द्वारा ही उसे चलाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक संगठन का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह सामाजिक हितों के प्रति भी सचेत रहे। जैसे प्रबंधक स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, मूल्य नियंत्रण हो गया,
इत्यादि का सुनिश्चित करना जो है वो हमारे सामाजिक उद्देश्य में ही आ जाता है। फिर इसके अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना और जीवन स्तर के सुधार में भी योगदान देना, ये सभी के सभी प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एशियन पेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध करवाया, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाती रहती हैं। तो प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य होते हैं। फिर होता है प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य। कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील एवं संवेदनशील संसाधन होता है, अतः इसकी भावना की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी को संतुष्ट कर लिया तो फिर कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है वो उन्नति कर सकती है। कर्मचारियों के प्रति प्रबंध के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि उचित पारिश्रमिक उनको देना उनकी योग्यता के अनुसार, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना और लाभ में भी हिस्सेदारी देना, जिसको इंसेंटिव कह सकते हैं, या फिर फेस्टिवल बोनस के रूप में हो सकता है, नए साल के बोनस के रूप में हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रबंध के कुछ उद्देश्य थे। अब बात कर लेते हैं प्रबंध के महत्व की। तो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। प्राचीन काल में व्यवसाय छोटे पैमाने पर किया जाता था तथा प्रबंध का कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय होने लगा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की जटिलताएं भी उत्पन्न होने लग गई। इन जटिलताओं के समाधान के रूप में प्रबंध की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस की जाने लगी है। आज प्रबंध की पहचान उस कला के रूप में स्थापित हो चुकी है जिसके द्वारा कम से कम प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट करते हैं इसके ऊपर चर्चा। पूर्व निर्धारित लक्ष्य। प्रत्येक संस्थान की स्थापना कुछ न कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रबंध ही एक ऐसा माध्यम अथवा शक्ति है जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान और चातुर्य के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगा लेता है, योजनाएं बना लेता है, संगठन का निर्माण कर लेता है, कार्य विभाजन कर लेता है, आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, कर्मचारियों का निर्देशन भी करता है, उन पर नियंत्रण भी रखता है और साथ ही साथ अभिप्रेरित भी करता है। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो निर्धारित होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये सारी क्रियाएं प्रबंधक करता है। फिर उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करके उनका अनुकूलतम उपयोग करती है। अर्थात संस्था में उपलब्ध सभी साधनों को सोने के बराबर माना गया है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उनका सही ढंग से उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। अतः स्पष्ट है कि सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग ही व्यवसाय की सफलता की कुंजी है और इस तथ्य को प्रबंध द्वारा वास्तविकता में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आज व्यवसाय का आकार स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार और क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही कंपटीशन और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए जो है वो और अधिक इसका महत्व प्रबंध का बढ़ जाता है। आज निर्माता को न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे ज्यादा अधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल वही संस्था बाजार में टिक सकती है जो अपने ग्राहकों को कम से कम मूल्य पर, कम से कम का मतलब होगा जो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवा सके। एक कुशल प्रबंधक ही अपनी कुशलता और चातुर्य से ये सभी जो भी प्रतिस्पर्धा है इसका बड़े अच्छे से सामना कर सकता है। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन। प्रबंध का महत्व केवल संस्था के अंदर ही विभिन्न कार्य करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बाहरी वातावरण के साथ भी एक समझौता करके उसको चलना पड़ता है।
एक और तकनीकी विशेषज्ञ नई नई उपलब्ध विधियों का विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई नई प्रगतिशील संस्थाएं आधुनिक विपणन पद्धतियों को भी लागू करने में व्यस्त है। आज ग्राहक भी उत्पादित वस्तुओं को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ उनमें भी जागृति आ गई है, उनकी रुचि में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरह के दिन प्रतिदिन बदलते वातावरण में समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे एक प्रबंध मदद करता है और प्रबंधक, कुशल प्रबंधक इसमें आसानी से समन्वय बिठा लेता है। फिर कुशल संचालन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभों को देखते हुए आज इसे अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा तो उत्पादन के साधनों जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन इत्यादि की भी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसाय को अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का भी सामना करना पड़ेगा। इन सभी कार्यों की कार्यकुशलता और नियंत्रण करने के तरीके के लिए एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है। कुशल प्रबंधक के अभाव में बड़े पैमाने पर उत्पादन का सपना साकार नहीं हो सकता। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है उत्तम संगठनात्मक ढांचा। किसी भी संस्था की सफलता के लिए एक उचित और स्पष्ट संगठन ढांचे की आवश्यकता होती है। उत्तम संगठन ढांचे से अभिप्राय क्या हुआ? अधिकारियों तथा उनके अधीन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्थापित करना। कैसे? एक अधिकारी के साथ कौन कौन व्यक्ति काम करेंगे और उनके क्या क्या अधिकार और दायित्व होंगे। इसके फलस्वरूप संगठन में दल भावना, जिसको टीम स्पिरिट कहते हैं, उसका विकास होगा तथा संगठन का वातावरण साफ सुथरा हो जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अच्छे संबंध। उत्पादन के सभी साधनों में से दो साधन सर्वोपरि हैं, मतलब सबसे ऊपर है, एक श्रम और एक पूंजी। स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तथा लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। श्रमिक निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलते हैं और दोनों में मधुर संबंध होना इसीलिए अति आवश्यक है। एक समय था जब श्रमिक जो थे, वर्कर्स जो थे, संगठित नहीं होते थे और उद्योगपतियों की यह मान्यता थी कि श्रमिक वर्ग का जितना शोषण किया जाए उतना ही बढ़िया है, और होता भी था। आप लोग जानते भी हैं इस बारे में। लेकिन आज जब श्रमिक जो है संगठित हो गया, जागरूक हो गया, वे मालिकों के सामने अपनी मांगों को माने जाने के लिए दबाव डालने की स्थिति में होते हैं, उद्योगपतियों को भी श्रमिकों के महत्व का एहसास होने लगा है। उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि श्रमिकों की कार्यकुशलता के अभाव में अधिक लाभ की आशा नहीं की जा सकती। श्रमिकों की कुशलता तभी बढ़ती है जब उन्हें समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से जो है वो समाधान मिले उन्हें। यह केवल प्रबंध के द्वारा ही संभव हो पाता है। एक कुशल प्रबंधक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर श्रमिकों की भावना का अनुमान लगाकर उनको समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। तो अच्छे संबंध होना देखिए बच्चों कितना जरूरी है, ताकि कोई भी समस्या आए उसको आसानी से सुलझाया जा सके। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा शोध और अनुसंधान। एक शोध के अनुसार यह तथ्य सामने आया कि जो कंपनियां अथवा व्यावसायिक उपक्रम लगातार शोध और अनुसंधान कार्य में निर्णय लेते हैं, उन्हीं का तीव्र गति से विकास होता है। व्यावसायिक संदर्भ में शोध और अनुसंधान का अभिप्राय नए उत्पादों की खोज करना, नए बाजारों का पता लगाना, नए कस्टमर्स को ढूंढना जिससे व्यवसाय का क्षेत्र बढ़े, वितरण की नई विधियों को खोजना, संदेश वाहन की प्रक्रिया में आधुनिक विधियों का प्रयोग करना, वित्तीय समस्याओं का समाधान के लिए नई नई तकनीकें खोजना, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय की तीव्र गति में विकास करने के लिए शोध कार्यों का होना बहुत जरूरी है, और यह कार्य कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। कुशल प्रबंधक इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए शोध एवं अनुसंधान विभाग की स्थापना करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रत्येक व्यवसाय समाज में ही अपनी सभी क्रियाएं संपन्न करता है, उसी में फलता फूलता है और विकास की चरम सीमा तक पहुंचता है। अतः कोई भी संस्था समाज से अलग रहकर न तो कार्य कर सकती है, न जीवित रह सकती है, न विकसित हो सकती है। यही कारण है कि प्रत्येक उपकरण को समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है।
जब उपक्रम पर समाज का इतना बड़ा महसान है, डिपेंडेंसी है, तो उपक्रम का भी सामाजिक दायित्व समझना चाहिए। सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्वामियों की पूंजी की सुरक्षा, पर्याप्त लाभ, कर्मचारियों का उचित वेतन, उचित कार्य दशाएं, उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी, उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध करवाना, समाज का जीवन स्तर को ऊपर उठाना इत्यादि सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। एक उपकरण ये सभी अपेक्षाएं कुशल प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से ही संतुष्ट कर पाता है। और हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है महत्व का, आय की वृद्धि लक्ष्य। किसी भी संगठन के लाभों में वृद्धि करने का मूल मंत्र है विक्रय में वृद्धि करना या फिर लागत में कमी करना। विक्रय में वृद्धि कुछ सीमा तक संगठन के नियंत्रण से बाहर कही जा सकती है, लेकिन लागतों में कमी पूर्ण रूप से संगठन का आंतरिक मामला है और इसे कम किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी वाला कच्चा माल, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि की सहायता से लागत को कम किया जा सकता है। प्रबंध द्वारा ही लागतों में कमी करके संस्था की आय को बढ़ाया जा सकता है और भविष्य में अधिक विकास की उम्मीद की जा सकती है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि प्रबंध व्यवसाय की जान है और इस संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो शून्य बचता है, कुछ नहीं बचता। आज के संदर्भ में ये वाली बात बिल्कुल सही फिट बैठती है। तो बच्चों, आज हमने प्रबंध की परिभाषा, उसके अर्थ को समझा। हमने प्रबंध की विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा की, विशेषताएं समझ में आने से प्रबंध के अर्थ को और ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। हमने प्रबंध के उद्देश्यों की चर्चा की, हमने सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, इस प्रकार से हमने चर्चा की और हमने प्रबंध के विभिन्न प्रकार के जो महत्व है, क्यों प्रबंध जो है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी आज हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। प्रबंध का एक छोटा सा परिचय आपको मिल गया होगा, जो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनके अंदर आप सब बच्चों की हेल्प करेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।